ऐसी शक्तियां हमेशा भारत में रही हैं जो बनाती कुछ नहीं है, तोड़ती जरूर है, और तोड़ने को ही एक बड़ा भारी पराक्रम मानती है। और ये आज भी देख लीजिए, बना कुछ नहीं पाए हैं, तोड़ बहुत सारी चीजें रहे। हम एक ग्रंथ से बहुत ग्रस्त हैं कि हम विश्व गुरु, जगत गुरु होने का हमारी आकांक्षा खुदा जाने कहाँ से आई, लेकिन बहरहाल है। इस समय हालत ये है कि संसार के 300 सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों की सूची में भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं। पहले थे 5-7 साल पहले, लेकिन हमने इन सबको जिस तरह से ध्वस्त किया है, तो हम बनाते नहीं हैं। तो भारत भवन भी बना था, वो तोड़ा गया। हमने हर संस्था तोड़ी। उम्मीद न करना मेरे स्वभाव में नहीं है, लेकिन मैं यथार्थ की उपेक्षा करके उम्मीद नहीं कर सकता। तो मेरी उम्मीद लटकी हुई है एक तरह से बिना यथार्थ के सहारे के। मैं बहुत ही अंधेरा समय देख रहा हूं, आने वाला नहीं है, आ चुका है, और इससे अलग जाने की कोई राह मुझे नजर नहीं आती। जो कुछ संभव है वो निजी स्तर पर ही संभव होगा, और निजी या के सामाजिक स्तर पर अगर कुछ संस्थाएं इसमें पहल करें और कला के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने में मदद करें, सरकारों से इस मामले में उम्मीद करना, लोकतांत्रिक सरकारों से उम्मीद करना का कोई आधार नहीं बचा। इस सरकार ने तो ये किया है कि नेहरू विरोध को अपनी योजना का सब एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग बना लिया है। जैसे पहले उन्होंने पटेल नेहरू का, फिर सुभाष चंद्र बोस नेहरू का, फिर हर जगह जो है वो जो कश्मीर की समस्या है उसमें नेहरू ने सब गड़बड़ कर दिया। तो ये लगातार इतना नेहरू विरोध, जैसे नेहरू ने जैसे कुछ अच्छा किया ही नहीं। देखिए, लेखकों, रचनाकारों और संस्कृति कर्मियों की भूमिका हमारे देश में पहले भी कोई बहुत अहम नहीं मानी जाती रही। हमारे मतलब हो सकता है कि जवाहरलाल नेहरू को छोड़ करके, हो सकता है नहीं है ही, लेकिन तब भी कुछ न कुछ भूमिका उनकी रही हमेशा से। लेकिन अब जो पिछले हम लोग 5 वर्ष से हम लोग जो देख रहे हैं कि लेखकों, रचनाकारों, संस्कृति कर्मियों, कलाकारों की भूमिका को लगातार उपेक्षित, लगातार कम किया जा रहा है। उनके प्रति अपमानजनक शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है चारों ओर। उनको तरह तरह से अपमानित और लांछित किया जा रहा है, और यहाँ तक कि उनमें से तो कुछ लोगों की तो हत्याएं भी हुई हैं हमारे देश में। जो पत्रकारिता के क्षेत्र में साहित्यकार हैं, वो तो बहुत सत्ता से बहुत आतंकित रहते हैं, ऐसा सामान्य तौर पर मुझे नहीं लगता है। तो सत्ता का एक आतंक तो पूरे मीडिया पर है, वरना आपको जो है वो अलग थलग किया जा सकता है, आपको किनारे बिठाया जा सकता है, यहाँ तक कि आपकी नौकरी भी छीनी जा सकती है। तो वो स्थिति तो आज की तारीख में है। जहाँ तक अवार्ड वापसी, गैंग शब्द का इस्तेमाल किया है, वो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री और उनके साथ जुड़े हुए लोगों ने उसका गैंग शब्द का इस्तेमाल किया। जितना मैं जानता हूँ वो ये था कि ये एक स्वतः स्फूर्त बात थी। इसकी पहल जो है उदय प्रकाश ने की, और बाद में सब लोगों को लगा कि ये इतना घुटन का माहौल है कि तो बाकी लेखक भी और तमाम भारतीय भाषाओं के, यानी इसमें से कई लेखक हैं जो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। तो वो कोई गैंग नहीं थी, कोई गिरोह नहीं था, वो लेखकों की एक स्वतः स्फूर्त प्रेरणा थी। आजकल तो आनंद का है स्त्री विमर्श, आजकल संघर्ष का नहीं है, हैं? आजकल क्या संघर्ष है, कोई मुझे बताए? सब कुछ बड़ा इजीली मिल रहा है, बहुत आराम से। मैं कल परसों ही देख रही थी फेसबुक, तो मैं दिखा भी रही थी अपने हस्बैंड को कि ये स्त्री विमर्श है आज का, है। अतुल जी, दुख होता है उसको देख के कि कहाँ से ये आंदोलन जैसा चला था और ये कहाँ जाके ख़त्म होने वाला है। और उसको स्त्री विमर्श क्यों कह रहे हैं लोग,
हैं, उसको स्त्री विमर्श कहना स्त्री विमर्श को गाली देना है। मैं तो यही कहूँगी है, क्योंकि खाली हम कुछ भी करेंगे, हम नंगे हो जाएंगे हैं। हमें ऐसी आज़ादी चाहिए कि हमें किसी की परवाह नहीं है, ना समाज की ना किसी की, ये तो कोई बात नहीं है। आप किसी ऐसे काम के लिए आगे बढ़िए जिससे समाज का हित हो, समाज जिससे आगे बढ़े। गांव की औरत कैसे रहती है कभी सोचा है क्या आपने? या जंगलों की औरत कैसे रहती है कभी देखा है क्या आपने? नहीं। हम तो यहीं सड़क पे कपड़े उतारने को खड़े हैं, ये स्त्री विमर्श है क्या? कपड़े उतारने से स्त्री विमर्श नहीं होता अतुल जी। बदलाव तो हर दशक में आता है ना, और हर दशक का जो ग्रुप होता है लिखने वाला, वो ये मान के चलता है कि वो अवागार्द है, वो परिवर्तनकामी है, वो सब चीज़ें बदल देगा एकदम से। उसको लगता है जैसा वो लिख रहा है, अरे उसकी पहले की पीढ़ी वो क्या जानती लिखना। हम उनको खारिज करते हैं क्योंकि हमको एक तो अपने को स्थापित करना होता है और एक नई शैली विकसित करनी होती है, क्योंकि कोई भी केवल अपनी परंपरा का सिलसिला बनकर जीवित नहीं रह सकता। परंपरा ज़रूरी है, अपने सीनियर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनसे मतभेद करना और उनसे अलग होना भी ज़रूरी है। और पिछले 5 दशकों में कहूँगी, 4 नहीं 5 दशकों में कहूँगी कि लेखन में, हिंदी गद्य में, पद्य में बहुत बदलाव आया है। और मैं कहूँगी कि पद्य में थोड़ा बिखराव भी आया है। अब वो रिस्क नहीं ले सकते हैं कार्टून छापने के लिए, और सार्थक कार्टून जिसके इम्पैक्ट हो, मासेस पे असर हो। और वो एक बताएं, अंग्रेजी में छपा हुआ कार्टून ठीक है अपर लेवल पे इम्पैक्ट डालता था, लेकिन भयभीत होते थे रीजनल हिंदी अखबारों में, रीजनल अखबारों में छपे हुए कार्टून से। कि पिछले वर्षों से पुस्तकों की खरीद बहुत बढ़ी है, विभिन्न प्रकार की पुस्तकें आ रही हैं और वो खरीदे जा रही हैं। तो हम ऐसा कैसे कहें कि पुस्तक पढ़ने की अभिरुचि कम हो गई? कोई प्रकाशक ये नहीं कह रहा कि मेरी पुस्तकें बिक नहीं रही, तो कौन खरीद रहा है? पाठक ही खरीद रहा है। तो पुस्तक पढ़ने का जो सहज भाव है वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो कल को हो सकता है कि शाहीन बाग भी दिल्ली के एक मोहल्ले का नाम है, लेकिन शाहीन बाग भी एक आइडियोलॉजी बन जाए, शाहीन बाग एक विचारधारा बन जाए। जिस तरह से आप अर्बन नक्सल खोजते हैं, उस तरह से कोई रूरल शाहीन खोजने चला जाए कि गांव में भी शाहीन बाग पैदा हो रहा है। जैसे वो था कि अब शहर में हो रहा है, तो रूरल शाहीन, तो एक शाहीन बाग भी एक विचारधारा बन जाएगी। इतिहास बताता है कभी कोई ऐसी घटना ट्रिगर कर जाती है। पहले मैं सोचा करता था, 2014 से पहले मैं सोचता था कि कैसे हिटलर ने पूरे देश को हिटलर में बना दिया था, और ये समझ में नहीं आता था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन 2014 के बाद देखा कि कैसे हो जाता है। फिर मैं सोचता था कि इतना पॉपुलर मुसोलिनी था, कैसे ऐसा हो गया कि उस देश की जनता ने मुसोलिनी को पूरे परिवार के साथ मार करके चौराहे पर उल्टा लटका दिया था। घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिससे लगता है कि चीज़ें इधर से उधर हो गई। किसी ने कल्पना किया था, भले ही वो क्षण भंगुर हो, महाराष्ट्र की घटना, लेकिन महाराष्ट्र में भाजपा के हाथ से सरकार का निकल जाना ये भी अकल्पनीय था। कि विभिन्न देशों के अनुभव के ही आधार पर मैं बता रहा हूँ कि तमाम देशों में ऐसे हालात आए हैं, लोगों ने लगा कि हथियार डाल दिए हैं, लेकिन वही जनता फिर उठ खड़ी हुई है अगर उसे थोड़ा सा नेतृत्व मिल गया है। तो हमने देखा समाज में विसंगतियाँ बहुत हैं, जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर और विचारों के नाम पर मतभेद बहुत हैं, आपस में दीवारें खड़ी हो जाती हैं। तो हमने ये भी कहा कि दीवारों पर दस्तक देते रहिएगा, दीवारों में दरवाजे बन जाएंगे। हमें लगा कविताएं जो हैं ये दीवारों पर दी हुई दस्तक हैं, दरवाज़ों पर नहीं। वो दीवारें जो खड़ी हुई हैं लोगों के बीच में, फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, सबको अंगार बनाने पे तुली है दुनिया। मैं महकती हुई मिट्टी हूँ खुले आंगन की, मैं महकती हुई मिट्टी हूँ खुले आंगन की, मुझको दीवार बनाने पे तुली है दुनिया। तो दीवार बनाने पे तुली हुई है सारा संसार। आप देख रहे हैं इस समय बिल्कुल जितना हम लोग इकट्ठे होने चाहिए थे उतना हम बट रहे हैं। पूरा समाज, पूरी दुनिया बट रही है, अलग अलग खेमों में बट रही है। और ये आतंकवाद सब ये देखने में जो आ रहे हैं,
तो ये सारी की सारी चीज़ें, मुझे ये भी लगा कि हर तरफ बारूद का मौसम कहाँ जा कर रहे हैं, हर तरफ बारूद का मौसम कहाँ जा कर रहे हैं, आदमी भी हो गया है बम कहाँ जा कर रहे हैं। आप कश्मीर से आते हैं जी। कश्मीर की जो स्थिति है आपने बहुत करीब से देखा भी है, उसके लिए काफ़ी काम भी किया, अभी भी कर रहे हैं। जो फ़र्क आया है उसको आप कैसे देखते हैं कश्मीर में, जो आम जनता है आज की के? देखिए, जिस दिन ये हुआ मुझे कश्मीर जाना था, 5 तारीख को मैं वापस आया। उसके बाद क्योंकि वहाँ फ़ौज उतरी थी शहर में वगैरह, 90s में भी ऐसी ही स्थिति हुई थी, नाकाबंदी, बहुत कुछ कम्युनिकेशन, तब मैं वहीं था। मैंने अपनी आंखों के सामने से देखा कि क्या हो रहा है। अब की बार तब फ़ोन भी नहीं कर पा रहा हूँ, कि तब तो मोबाइल नहीं होता था, तब तो पुराने काले फ़ोन थे, तो महीना 1.5 महीने तो बात पता ही नहीं, किससे बात करूँ, क्या करूँ, कुछ पता नहीं चल रहा था। उड़ती कोई इधर उधर खबर मिलती थी, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन इफ़ यू आस्क मी पर्सनली एज अ कश्मीरी, आई एम वेरी सैड, यू हैव टेकन माई स्टेट अवे फ्रॉम मी। आपको ये हक न संविधान का दिया, न ये इथिकल हक है आपको। आप मुझको यूनियन टेरिटरी बनाने, हमारे पास 5000 साल की टेक्सचुअल ये है, जिंदा है सब कुछ, परंपराएं जिंदा हैं, प्रैक्टिस जिंदा है। आप कैसे इस तरह से किसी भी प्रदेश को, आपके पास पॉलिटिकल सोल्यूशन यही था क्या? कुंट यू डू समथिंग एल्स? और जिसमें कश्मीरी की भागीदारी है ही नहीं। आपने मेरे स्टेट को पीसेस में उड़ा दिया है। देखिए, इंसान को कोई, और इंसानियत को और इंसान के दर्द को कोई मिटा नहीं सकता है, लेकिन महसूस कितना किया जा सकता है और पेश कितना हो सकता है दुनिया के सामने। जितना दर्द आप बढ़ेगा उतनी ज़्यादा उसमें पावर बढ़ेगी लोगों तक पहुंचने की। और एक वक्त आएगा कि जब कश्मीर का दर्द दुनिया महसूस करेगी। हम लोग कश्मीर तो चाहते हैं, लेकिन उनकी जो तहज़ीब है, उनका जो कल्चर है, वो जो लोग हैं, जो उनके अंदर एक दिल धड़कता है, उसको हम महसूस कर सकते हैं या नहीं। एक शेर है ना, सरवो समन भी मौजे नसीमे सहर भी है, ऐ गुल तेरे चमन में कोई चश्म तर भी है। आज के दौर में आपको कोई शायरी ऐसी, इसके अलावा, कश्मीर के अलावा ओवरऑल जो देश का हाल है, ऐसे दौर में आपको कुछ किसी की पंक्ति याद आती है? वक्त है ना आशना ना मेहरबान शहर में, बंद रखिए अपने ज़ख्मों की ज़बान शहर में। और पल रही हैं जाने किस किस रंग की चिंगारियाँ, आशियाँ दराशियाँ दराशियाँ शहर में। अगर सरकार, कोई भी सरकार अनुदान देती है, या सरकार कलाकारों को स्कॉलरशिप देकर उनको एक अपने यहाँ नौकरी की तरह रखती है, तो वो उससे वो सरकार के प्रचार के लिए काम आएंगे। वो कोई ऐसा, वो सरकार के जो एजेंडा है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे कि देश की सरकार हो, उनके एजेंडे पर ही काम करेंगे, उससे अलग नहीं देख पाएंगे। और फिर ब्यूरोक्रेसी उस पर जो कंट्रोल हो जाता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो हम सरकारों के लिए किसी पार्टी के नज़रिए से काम करने के बजाय हम समाज और देश के नज़रिए से काम करें। हम आसपास जो क्या ज़रूरत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हम सरकार के एजेंडे या किसी उस पर एजेंडे पे काम ना करें। रचनाकार की ऐसी किसी भूमिका पर मुझे तो ना भरोसा है ना उससे अपेक्षा है। रचनाकार का एक बड़ा दायित्व ये हो सकता है कि जो समाज में विकृतियां हैं उनके बारे में अपने पाठकों को सचेत करे, पाठकों को एहसास दिलाए कि ये ख़राब घट रहा है हमारे साथ, और एक बेहतर दुनिया के सपने की तरफ अपने पाठकों को ले जाए। इससे ज़्यादा मैं रचनाकार की भूमिका नहीं देखता। सही है, देखिए हिंदी पट्टी में, ख़ास तौर से मैं अपने को हिंदी पट्टी तक सीमित रखूँगा। भक्ति आंदोलन के बाद कोई बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन हुआ ही नहीं। एक बड़े सांस्कृतिक आंदोलन के एक झंझावात की ज़रूरत है। हमारी दो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं हिंदी पट्टी के पिछड़ेपन का, मुझे दो कारण नज़र आता है। एक तो वर्ण व्यवस्था है, और दूसरी जो जेंडर के साथ हमारे रिश्ते हैं। हम अपने बीच में दलितों को, स्त्रियों को कितना स्पेस दे रहे हैं, कितना उन्हें अधिकार दे रहे हैं, ये किसी भी बड़े सांस्कृतिक आंदोलन का कारण हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहाँ कोई बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन नहीं हुआ। मैं ये मानता हूँ कि इसमें हिंदी पट्टी में एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। देखिए, आपने ठीक कहा, एक बार विभाजन हुआ, जिन लोगों को जाना था वो चले गए, जिनको रहना था वो पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ इस देश में रहे।
काम किया, इस देश में योगदान दिया, इस देश ने उनको बहुत कुछ दिया, उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया, और ये निश्चित हो गया कि वो भारतीय हैं, भारत के लोग हैं, भारत के रहने वाले हैं। अगर 70 साल के बाद अब उनके ऊपर कोई सवालिया निशान लगाया जा रहा है, उनसे ये कहा जा रहा है कि नहीं तुम उतने ईमानदार, उतने निष्ठावान नागरिक नहीं हो जितने हम हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत एक चिंता और एक दुख की बात है। आज हम किसी भी पार्टी का आप मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, किसी भी पार्टी का, वहाँ कल्चर कहाँ पे है? उपेक्षित तो हम महसूस करते हैं, हर कलाकार महसूस करता है। हमारी एक अपनी कल्चर पॉलिसी होनी चाहिए। अभी बिखरी बिखरी जो हमारी बातें हैं या हमारी कला हैं, जैसे हम ट्राइबल आर्ट्स की बात करते हैं, उसके फॉर्म की बात करते हैं, संगीत की बात करते हैं, इन सारी चीज़ों, आधुनिक रंग मंच की बात करते हैं, अपने ट्रेडिशनल जो हमारे थिएटर फॉर्म्स हैं उसकी बात करते हैं, लोक कलाएँ, लोक गीत हैं, लोक संगीत हैं, उसके साथ साथ जो हमारी शास्त्रीय परंपराएं हैं, चाहे कथक की बात करें, भरतनाट्यम की बात करें, कुचिपुड़ी की बात करें, इन सारी चीज़ों के लिए एक पॉलिसी अत्यधिक ज़रूरत। सपोर्ट की जो बात करिए, हमारे एकेडमीज़ है, संगीत नाटक एकेडमी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, जो दे डू नेशनल फेस्टिवल्स, इस तरह का है। बट आई थिंक कि काफ़ी और चीज़ें चाहिए, एजुकेशन, वर्कशॉप्स, फोकस होना चाहिए कि क्या करना है, मतलब ट्रेडिशनल पपेटियर साथ या मॉडर्न पपेट्रीज। आजकल आई थिंक एक ट्रेडिशनल पपेटियर्स में उनका प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी ऑडियंसेस कम हो रही है कहीं कहीं। उनका जो प्रोडक्शन क्वालिटी परफॉर्मेंस है तो बहुत सारे ऑडियंस है, दूसरे बेचारे के पास नहीं है, और उनके पपेट्स, उनके जो शैडो पपेट्स है उन लोग बेच रहे हैं। मैं यहाँ कहूँगी कि जब हम बाहर जाते हैं, लोग हिंदुस्तानी कल्चर वगैरह को बहुत तवज्जो देते हैं और बहुत इंटरेस्ट के साथ देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये होता है ना कि, लेकिन हमारे घर में, अब मैं शास्त्रीय कल्चर की बात कर रही हूँ, शास्त्रीय नृत्य और संगीत कला की बात कर रही हूँ, वहाँ वो मायके सिंड्रोम आ जाता है कि अब आप मायके में हैं तो फिर सब कुछ फॉर ग्रांटेड होता है। कोई भी कला पनपती है, इवॉल्व होती है, वो किसी मिट्टी की खुशबू के साथ पनपती है। देखिए, मुझे ऐसा अनुभव होता है कि संघर्ष तो हमारे यहाँ हर चीज़ में है, निश्चित रूप से है, लेकिन यदि मुझसे आप मेरी निजी सोच पूछें, मेरी निजी विचार पूछें, तो मुझे यही लगता है कि फिर भी बहुत कार्य अब हो रहा है जो पहले नहीं था। पर अगर हम कहें कि सिर्फ सरकार के ही स्तर पर कार्य होगा, तो उससे मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि कार्य हर स्तर पर होने की आवश्यकता है, इंडिविजुअल स्तर पर भी होने की आवश्यकता है। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो जन जन तक पहुँचने में समय लगेगा। यात्रा चल रही है, निरंतर चल रही है, बस सही समय पर सही स्थान पर पहुँचें, इसका प्रयास जारी है। मेरे फादर, जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी शायद 1963 में, और वहाँ मैं अपने हस्बैंड से मिली जिनसे मेरी शादी हुई। उन्होंने, मेरे फादर ने शादी के पहले और मेरे हस्बैंड ने शादी के बाद कभी भी मुझे नहीं रोका अपने काम से। और मैं ये सोचती हूँ कि ये बिल्कुल सच है कि मैं नहीं देखती किसी और बिजनेस हाउस में, मतलब लोगों के बहुत पैसा है, उस तरफ जो सोसाइटी की तरफ करना चाहिए वो बहुत कम होता है। हम चिट्ठी भी लिखते हैं कई लोगों को कि थोड़ा स्पॉन्सर मिले तो और भी अच्छा होगा, पर कोई रिस्पांस नहीं आता। मैं सोचती हूँ उद्योगपतियों का एक होना चाहिए टुवर्ड्स सोसाइटी कि वो कुछ करें। जब तक कॉरपोरेट का सपोर्ट नहीं होगा कल्चर को, तब तक कल्चर को बहुत ऊंचा ले जाना बहुत मुश्किल है। जैसे इन अमेरिका देयर इज द कैनेडी सेंटर, तो उनको पूरा सपोर्ट है कैनेडी फैमिली का। तो ये सब जो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कल्चर को एक बढ़ावा देने के लिए। मैं जानती नहीं, एक जो अंबानी इसकी शादी में एक अंग वस्त्र दिया 1.5 लाख रुपए का, एक कार्ड दिया 2 लाख रुपए का।
थोड़ा उसमें एक बूंद भी अगर कल्चर के ऊपर स्पेंड करें तो बहुत अच्छा होगा। उस ज़माने में रेडियो का स्तर इतना ऊंचा था कि देश में जो सबसे बड़े राइटर्स थे, प्रेजेंटर्स थे, और भी लोग जो बोल पाते थे, लेक्चर अच्छी तरह दे पाते थे, ये सब आकर इसमें हिस्सा लेते थे और अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझते थे कि हमें रेडियो पर हमें बोल रहे हैं, ये बड़ी इज्जत की बात है। जी जी। उस ज़माने का जो दौर का जो ज़माना था रेडियो का, लाजवाब था। अब आजकल का जो ज़माना आ गया है ना जी, उसमें रेडियो तो क्या हर चीज़ बिगड़ रही। देखो, जो भी चीज़ एक जिसमें सत्य है ना, वो कभी मिट नहीं सकता मेरे विचार में। कम हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, परंतु मिट नहीं सकता। ये जो हमारी शास्त्रीय संगीत जो है, वो संगीत नहीं है, वो एक संगीत से बहुत ऊपर चीज़ है। संगीत तो एक माध्यम है आपको संगीत से ऊपर ले जाने का, क्योंकि ज़्यादातर मेरे ख्याल में लोग, बहुत कम लोग हैं जिनको इस गहराई का अनुभव हुआ है। शास्त्रीय संगीत भी आजकल एक कल्चरल एक्सट्रावागेंजा, ये तो बात ही नहीं बनी। हम लोग उसको इस स्तर पे ला रहे हैं, एक मनोरंजन के स्तर पे ला रहे हैं। अब मनोरंजन के लिए तो हम बॉलीवुड हॉलीवुड सुन सकते हैं। आज क्या कलाकारों के स्वाभिमान के बारे में हमारी सरकारें या हमारा जो भी सिस्टम है वो सोचता है, उतना संवेदनशील है क्या? ऐसे पूरा अगर स्टडी करेंगे, विदेश में मैंने काफ़ी घूमा, देख गवर्नमेंट जो काम करता है वो ठीक, लेकिन बाहर में मैंने देखा है कि प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा है। वो गवर्नमेंट का साथ मिलके बहुत बड़े बड़े म्यूजियम, बड़े बड़े संस्था, बड़े बड़े आर्टिस्ट, मतलब पहले राजा महाराजा जैसे थे, एक करो कुछ, मतलब आप सोचिए जिसने अजंता एलोरा बनाया है, बनाना भी भूल जाए, जिसने इमेजिन किया, वो एक इमेजिनियरिंग किस तरीका, अरे राजा अरे कुछ करो। तो ये सिस्टम जब हम गवर्नमेंट और पब्लिक मिलके करेंगे, गवर्नमेंट अकेला नहीं कर सकता। देखिए, इसमें तो कोई दो मत नहीं है और इसमें किसी व्यक्ति को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि इस तरह की सारी संस्थाएं सरकार पोषित, सरकार आश्रित होती हैं, क्योंकि संस्कृति का दायरा, संस्कृति का क्षेत्र बहुत बड़ा है। और अगर आपके पास सरकार की सहमति या सरकार का समर्थन ना हो, मैं बहुत विशेष रूप से सहमति और समर्थन ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, आर्थिक सहायता देना उसमें नहीं शामिल है, सहमति और समर्थन बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि जिस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं, अगर शासन की उसमें सहमति ना हो, सरकार की सहमति नहीं हो, तो शायद वो सारे काम और व्यापक नहीं हो सकते। लेकिन दखलंदाजी नहीं, मेरा कहना क्या है, दो शब्द अलग अलग हैं। सहमति समर्थन एक है और दखलंदाजी अलग है। तो अगर आपको काम करने की स्वतंत्रता है, अगर आप काम उसी दिशा में एक अच्छी ढंग से कर रहे हैं और कोई दखलंदाजी नहीं है, जैसा कि हमारे साथ है कि कोई दखलंदाजी नहीं, कोई रोज़मर्रा के कामों में या कोई योजना में कहीं कोई दखलंदाजी हो या कोई हस्तक्षेप हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। और ये बात जाहिर सी है कि जैसे जैसे सरकारें बदलती हैं, राज बदलता है, तो अलग अलग संस्थाओं के प्रति दृष्टिकोण भी कि इस संस्था से हमें क्या काम लेना है, इस संस्था से हमें कैसे काम करवाना है, ये शासन का अपना एक दृष्टिकोण रहता है और वो जायज़ रहता है। कोई भी अगर संस्था में कभी दुर्लक्ष्य होता है तो इस टाइप की चीज़ें पनपने लगती है। हम कोई चीज़ में दुर्लक्ष्य नहीं करते हैं, टाइम टाइम पे मीटिंग करते हैं हम लोग। हमारा डेमोक्रेटिक पैटर्न है, हम लोग जूरी चुनते हैं, पहली जूरी होती है, दूसरी जूरी अवार्ड के लिए चुनते हैं, वो जूरी करते हैं, अवार्ड डिक्लेयर करते हैं। ऐसा कुछ होगा नहीं, इसकी हमारी गारंटी है।